सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अदिति पाशेती और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 5 का, दैट इज़ सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। एंड आज के लेक्चर में हम लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स और ग्लाइऑक्सीसोम्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं लाइसोसोम से। हमने 10th में पढ़ा था कि लाइसोसोम जो होते हैं वो सुसाइडल बैग की तरह होते हैं, यानी कि वो सेल का जो रिसाइकलिंग सेंटर होता है ना, और वेस्ट डिपोजिशन सिस्टम भी हम लाइसोसोम्स को बोल देते हैं। मतलब लाइसोसोम्स क्या करता है, जो भी वेस्ट आता है उसको स्टोर करता है, प्लस उसका ब्रेक डाउन करता है। जो अनवांटेड सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं सेल के अंदर, वो उसको ब्रेक डाउन करता है। तो ये लाइसोसोम्स होंगे। बट 11th की डेफिनेशन क्या है, दे आर कॉल्ड डिसमेंटलिंग एंड रिस्ट्रक्चरिंग यूनिट ऑफ द सेल। यानी कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं, डिसमेंटलिंग और रिस्ट्रक्चरिंग यूनिट होते हैं एक सेल का। और जितने भी हमारे पास ये सेल ऑर्गेनली है, जैसे कि लाइसोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जितने भी है, अगर इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोल दिया जाए तो सबसे पहली चीज़ हमको डेफिनेशन हर एक चीज़ की, हर एक सेल ऑर्गेनल की पता होनी चाहिए, तभी हम उसके ऊपर शॉर्ट नोट अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो लाइसोसोम जो होते हैं वो डिसमेंटलिंग और रिस्ट्रक्चरिंग यूनिट होते हैं सेल के। ये इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक एंजाइम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। मतलब जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है ना, वो कंटेन करते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को। अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, ये हाइड्रोलाइज करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स को। हाइड्रोलाइज मतलब भी डाइजेस्ट होता है एक तरह से। तो या तो ये हाइड्रोलाइज करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स को। कौन? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब लाइसोसोम जो होते हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं? लाइसोसोम्स अराइज फ्रॉम द गोल्गी एसोसिएटेड ईआर, ठीक है, गोल्गी जो एसोसिएटेड है ईआर से, वहाँ से लाइसोसोम्स हमारे आते हैं। लाइसोसोम के पास जो एंजाइम्स है उनमें भी 4 तरह के एंजाइम्स है। यानी कि सबसे पहले तो अभी हमने पढ़ा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एमाइलेजेस, उसके बाद प्रोटीसेजेस एंड लिपेज, ठीक है। तो ये हमारे लाइसोसोम्स के एंजाइम्स है। ये क्या क्या करते हैं? हाइड्रोलाइजेस विच जो है ये एंजाइम, अभी हमने बोला कि भाई ये डाइजेस्ट करता है, तो हाइड्रोलाइज करता है मैक्रोमोलिक्यूल्स को। उसके बाद एमाइलेजेस जो है वो ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट्स का। उसके बाद प्रोटीसेजेस जो है वो प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करता है, और लिपेज जो है वो लिपिड्स का ब्रेक डाउन करता है। तो दीज आर दी 4 टाइप ऑफ एंजाइम ऑफ लाइसोसोम्स। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जब ये एंजाइम प्रेजेंट होते हैं ना सेल के अंदर, तो ये इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वो तब एक्टिव नहीं होते। बट एक्टिवेट कब होते हैं? फिर एक्टिवेट तब होते हैं जब इनके कांटेक्ट में कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए, ऐसा कोई मॉलिक्यूल आ जाए जो इन्हें डाइजेस्ट करना हो। तो ये जो एंजाइम सेल के अंदर प्रेजेंट है ना, ये एक्टिव हो जाएंगे तुरंत। और एक बार वर्क इज़ डन, मतलब आफ्टर दी वर्क इज़ डन, एक बार डाइजेशन हो गया तो फिर वो रिफॉर्म्ड हो जाते हैं और रीयूज हो जाते हैं, ठीक है। तो वेसिकल जो होते हैं एक तरह से पॉलीमॉर्फिक होते हैं। अब ये पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? पॉली मतलब मोर देन 2 और मॉर्फिक मतलब एक तरह से फॉर्म, ठीक है, यानी कि डिफरेंट फॉर्म। पॉलीमॉर्फिक मतलब डिफरेंट फॉर्म। तो वेसिकल्स आर पॉलीमॉर्फिक, यानी कि वेसिकल डिफरेंट तरह के होते हैं, डिफरेंट फॉर्म के होते हैं। तो वो डिफरेंट फॉर्म अभी हम पढ़ते हैं। तो पॉलीमॉर्फिक ऑफ लाइसोसोम, सबसे पहला लाइसोसोम आता है प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। प्राइमरी लाइसोसोम्स मतलब ये इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो वेसिकल है उनके पास एक खुद की एक मेम्ब्रेन है, तो दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। तो प्राइमरी लाइसोसोम्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दैट कंटेन्स एंजाइम्स इन इनएक्टिव स्टेट। अभी हमने पढ़ा जब जो 4 तरह के एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं जब सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो वो वाला स्टेट है ना, इनएक्टिव वाला स्टेट, वो प्राइमरी लाइसोसोम्स में आता है, ठीक है। और प्राइमरी लाइसोसोम्स में ना ये जो वेसिकल्स होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, ये स्मॉल इन साइज होते हैं। तो इनमें 3 पॉइंट हमारे हो गए। सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि भाई इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है। दूसरा कंटेन एंजाइम्स इन इनएक्टिव फॉर्म, और तीसरा स्मॉल इन साइज। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम या फिर हाइब्रिड लाइसोसोम, ठीक है। अब इनमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? दैट फॉर्म व्हेन प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूजेस विद अ वेसिकल कंटेनिंग मटेरियल टू बी डाइजेस्टेड। यानी कि अब देखो एंजाइम्स जो थे वो इनएक्टिव स्टेट में थे, है ना, तो वो एक्टिव कब होते हैं? जब उनके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए जो उन्हें डाइजेस्ट करना हो और वो कांटेक्ट में आ जाए, तो वो जो एंजाइम सेल के अंदर प्रेजेंट है ना, वो एक्टिव हो जाएंगे। तो ये जो एक्टिव स्टेट है ना, ये हमारा सेकेंडरी लाइसोसोम्स है। यानी कि ये कब फॉर्म होते हैं? ये तब फॉर्म होते हैं जब प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो फ्यूज करता है एक ऐसे वेसिकल के साथ जिसके अंदर मटेरियल प्रेजेंट है जो डाइजेस्ट करना है उन्हें, ठीक है। तो यही इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या है? एंजाइम्स बिकम एक्टिव हियर। हाँ, तो जो एंजाइम्स है यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं, तो वो सेकेंडरी लाइसोसोम हो गया। फिर थर्ड क्या है? लार्जर देन प्राइमरी लाइसोसोम्स, क्योंकि वो अभी डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो अभी प्राइमरी लाइसोसोम से वो थोड़े ज़्यादा होंगे साइज। प्राइमरी लाइसोसोम्स आर स्मॉल इन साइज, बट सेकेंड लाइसोसोम जो है वो लार्जर होते हैं प्राइमरी लाइसोसोम से। उसके बाद हमारा आता है रेसिडुअल बॉडी। अब ये जो रेसिडुअल बॉडी है ना, एक बार डाइजेशन कर लिया, ठीक है, वो एक्टिव हो गए। एक्टिव होने के बाद उनके पास एक कॉन्टेक्ट में आ गया मॉलिक्यूल जो उनको डाइजेस्ट करना है, और वो उन्होंने डाइजेस्ट भी कर दिया। तो आफ्टर द वर्क इज़ ओवर, आफ्टर द डाइजेशन इज़ ओवर, जो भी वेसिकल लेफ्ट है ना, जो डाइजेशन के बाद जो वेसिकल लेफ्ट है, दैट कंटेन्स अनडाइजेस्टेड रिमेन्स, वो रेसिडुअल बॉडी है, ठीक है। मतलब सबसे पहला
पॉइंट क्या हो गया, वेसिकल लेफ्ट आफ्टर द डाइजेशन, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, अनडाइजेस्टेड रिमेन जो होता है ना इनके पास, ये अनडाइजेस्टेड रिमेन इनके पास रहते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, रिलीजेस वेस्ट इनटू साइटोसोल और आउटसाइड द सेल, यानी कि साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो या तो जो वो वेस्ट होता है ना जो उनके पास बचा होता है, या तो वो साइटोसोल में रिलीज कर देते हैं यानी कि साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देते हैं, या तो सेल के आउटसाइड रिलीज कर देते हैं। तो ये रेसिडुअल बॉडी के 3 पॉइंट हो गए। तो ये थे हमारे पॉलीमॉर्फिक ऑफ लाइसोसोम्स। शॉर्ट में एक बार बोले तो प्राइमरी लाइसोसोम क्या होते हैं, जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम में डाइजेशन एक्टिव, डाइजेशन की वजह से एक्टिव हो जाते हैं। और रेसिडुअल बॉडी मतलब लेफ्ट ओवर आफ्टर द डाइजेशन, ठीक है। तो ये शॉर्ट में था। अब हम पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक से कि लाइसोसोम्स होता क्या है, लाइन टू लाइन, क्योंकि एक बार हमने नोट्स से रिवाइज कर दिया, उसके बाद जब हम टेक्स्ट बुक की लाइन्स में जाते हैं और टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं ना, तो डबल हम रिवाइज करना चालू कर देते हैं और फिर हमारा दिमाग अच्छी तरीके से उसे कैच कर लेता है, तो हमें याद भी जल्दी हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं लाइसोसोम से। लाइसोसोम्स कैन बी कंसिडर एज डिसमेंटलिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग यूनिट ऑफ अ सेल, जो अभी डेफिनेशन हमने पढ़ी। उसके बाद दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है। द एंजाइम्स इन लाइसोसोम्स आर यूज्ड बाय मोस्ट यूकैरियोटिक सेल टू डाइजेस्ट हाइड्रोलाइज्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। यानी कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल में ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं या तो हाइड्रोलाइज करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स को। द लाइसोसोम एंजाइम्स शो ऑप्टिकल एक्टिविटी इन acidic pH. Lysosomes arise from the Golgi associated ER, that is ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम जो होते हैं वो अराइज होते हैं गोल्जी एसोसिएटेड ER से, यानी कि जो गोल्जी है जो एसोसिएटेड है ER से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो उससे लाइसोसोम्स अराइज होते हैं। द लिस्ट ऑफ लाइसोसोम एंजाइम्स इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइजेज, विज, एमिलाइजेज, प्रोटीसीजेज एंड लिपिड्स, यानी कि ये 4 तरह के एंजाइम्स अभी जो हमने पढ़े ये 4 तरह के एंजाइम जो है टेक्स्ट बुक में इनका मीनिंग तो नहीं बताया है कि ये भाई ब्रेक डाउन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं, ये सब बताया नहीं है, बट मैंने नोट्स में लिख के रखा है ताकि हमें समझ में आए। दीज एंजाइम्स आर इन इनएक्टिव स्टेट एंड आर एक्टिवेटेड ओनली व्हेन अ लाइसोसोम्स कम इन अ कॉन्टैक्ट विद अनदर पर्टिकुलर ऑर्गेनेली टू फॉर्म अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हाइब्रिड लाइसोसोम यानी कि सेकेंडरी लाइसोसोम्स, उसका स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए। अब अभी हमने पढ़ा कि जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो एक्टिव कब होते हैं, जब इनके पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आ जाए जो इनको डाइजेस्ट करना हो, ठीक है। आफ्टर द एक्शन ऑफ एंजाइम्स इज ओवर, यानी कि एक बार डाइजेशन हो गया, एंजाइम्स ने अपना एक्शन कर दिया ओवर, द लाइसोसोम इज रिफॉर्म्ड एंड रीयूज्ड। उसके बाद क्या होता है, लाइसोसोम वापस से रिफॉर्म्ड होते हैं और रीयूज्ड होते हैं। लाइसोसोम्स आर थस फाउंड इन वेरियस स्ट्रक्चर फॉर्म्स एंड कैरी आउट वेरियस फंक्शंस फॉर द सेल, यानी कि लाइसोसोम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल के लिए और बहुत सारे फंक्शंस ये खुद परफॉर्म करते हैं सेल के लिए। लाइसोसोम्स आर पॉलीमॉर्फिक, हमको अभी पता चला कि जो पॉलीमॉर्फिक होता है यानी कि डिफरेंट फॉर्म इसका मतलब होता है। लाइसोसोम्स आर इन डिफरेंट फॉर्म, यानी कि लाइसोसोम्स आर पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। वी कैन क्लासिफाई लाइसोसोम्स एज अ प्राइमरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम्स एंड रेसिडुअल बॉडी, ठीक है। तो प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम विच आर नथिंग बट मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स इन विच एंजाइम्स आर इन इनएक्टिव स्टेट, यानी कि जब एंजाइम्स इनएक्टिव स्टेट में होते हैं और उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल जिनके पास एंजाइम इनएक्टिव स्टेट में है, वो हमारा प्राइमरी लाइसोसोम हो गया। सेकेंडरी लाइसोसोम्स और हाइब्रिड लाइसोसोम्स विच आर formed by fusion of lysosome with endoclitic vesicle containing materials to be digested, represented as heterophasic vesicle. This is larger in size than primary lysosomes. इसका मतलब अभी हमने पढ़ा कि that secondary lysosomes को हम hybrid lysosomes भी बोलते हैं, जो कि फॉर्म होते हैं तब जब primary lysosomes एक फ्यूजन में आता है एक ऐसे मॉलिक्यूल को जिनको उनको डाइजेस्ट करना है, तो जो एंजाइम्स है यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं जो पहले इनएक्टिव थे। और ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स हैं ये लार्जर होते हैं साइज में एज कम्पेयर टू प्राइमरी लाइसोसोम। उसके बाद आता है हमारा रेसिडुअल बॉडी। Residual body is a vesicle containing undigested remains left over in the heterophasic vesicle after releasing the products of digestion in the cytosol, यानी कि साइटोप्लाज्म। रेसिडुअल बॉडी क्या होता है, ये एक ऐसा वेसिकल होता है जिनके पास अनडाइजेस्टेड रिमेन बचे हैं आफ्टर द डाइजेशन इज ओवर। अनडाइजेस्टेड रिमेन जो होते हैं ना, जो लेफ्ट ओवर होते हैं, ये वेसिकल के पास होते हैं इन दी हेटेरोफेजिक वेसिकल। और ये कब रिलीज होता है, ये रिलीज कर देते हैं अपने प्रोडक्ट को, डाइजेशन के प्रोडक्ट को इन दी साइटोसोल, ठीक है, यानी कि साइटोप्लाज्म। यहाँ पे एक टर्म आया है दैट इज हेटेरोफेजिक वेसिकल। हेटेरोफेजिक वेसिकल यानी कि डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल, ठीक है। और दूसरा टर्म भी यहाँ पे आएगा वो है ऑटोफेजिक वेसिकल। ऑटो मतलब सेल्फ है ना, तो वो डाइजेस्ट करता है अपने खुद के कंपोनेंट को।
और हेट्रोफेजिक मतलब वो फॉरेन कंपोनेंट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो हेट्रोफेजिक वेसिकल जो होता है वो डाइजेस्ट करता है फॉरेन मटेरियल को। लाइसोसोम्स विच ब्रिंग अबाउट डाइजेशन ऑफ सेल ओन ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक अ डैमेज सेल ऑर्गेनली आर कॉल्ड ऑटोफेजिक वेसिकल। अब ऑटोफेजिक वेसिकल के बारे में यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन दे दी है कि भाई वो लाइसोसोम जो कि डाइजेस्ट करते हैं सेल का अपना ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि फॉर एग्जांपल सेल ऑर्गेनली है तो वो डैमेज हो गया मान लो, ठीक है, और वो ख़राब हो गया तो अब वो किसी काम का उतना है नहीं, तो वो क्या करता है ना, ऑटोफेजिक वेसिकल जो होता है ना वो उस चीज़ को खा लेता है, जिसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। सुसाइड बैग जिनको बोलते हैं ना वो है ऑटोफेजिक वेसिकल, यानी कि जो भी मान लो सेल ऑर्गेनली है वो डाइजेस्ट मतलब डैमेज हो गया एक तरीके से, ठीक है, तो अपना खुद का और ऑर्गेनिक मटेरियल वो खा लेते हैं। वो डैमेज हो गया ना सेल ऑर्गेनली, उसको खा लेते हैं, तो दैट इज सुसाइडल बैग्स, जिसको हम कहते हैं ऑटोफेजिक वेसिकल। An autophagic vesicle essentially consists of lysosome fused with membrane-bound old cell organelle or organic molecules to be recycled. Remember, every week a human liver cell recycle half of its macromolecules. यानी कि ऑटोफेजिक वेसिकल जो है इनके पास कंसिस्ट मतलब ये कंसिस्ट करते हैं वैसे लाइसोसोम जो फ्यूज़ करने वाले हैं मेम्ब्रेन बाउंड ओल्ड सेल ऑर्गेनली, ठीक है, जो सेल ऑर्गेनली है जो मेम्ब्रेन बाउंड है जो ओल्ड है लेकिन, ठीक है, ओल्ड सेल ऑर्गेनली है या फिर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना अपने सेल के उसके साथ ये फ्यूज़ होने वाले होते हैं, वो मैक्रोमोलिक्यूल वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि रिसाइकल होने वाले होते हैं। और यहीं पे हमको एक एग्जांपल दिए अपने लीवर सेल का। लीवर सेल जो हमारे ह्यूमन लीवर सेल है ना वो रिसाइकल करता है half of its macromolecules. Lysosomes bring about intracellular and extracellular digestion. The intracellular digestion is brought about by autophagic vesicle or secondary lysosomes which contain foreign material brought in by process like phagocytosis. Example: food vacuole in amoeba or macrophages in human blood that engulf and destroy harmful microbes that enter the body. अब हमको पता है कि लाइसोसोम्स के अंदर वो जो सुसाइडल बैग होते हैं, ठीक है, दो तरह के वेसिकल होते हैं। ये क्या करते हैं ना, एक तो ऑटोफेजिक वेसिकल है और एक हेट्रोफेजिक वेसिकल है। इसी के रिलेटेड यहाँ पे दो तरह के डाइजेशन करता है लाइसोसोम्स। कैसे? एक तो होता है इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर मतलब जो सेल के अंदर है ना वो जो कंपोनेंट्स है वो डैमेज हो गए उसका डाइजेशन करना किसका काम है? लाइसोसोम्स का काम है, तो वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो गया। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मतलब जो आउटसाइड दी सेल है, ठीक है, जो काम के नहीं है, अनवांटेड चीज़ें हैं, उसका डाइजेशन करना हमारा लाइसोसोम्स का काम है। तो ये इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो गया। अब इंट्रासेलुलर डाइजेशन के बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया है कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो होते हैं वो ऑटोफेजिक वेसिकल के द्वारा होते हैं, या तो सेकेंडरी लाइसोसोम जो होते हैं ना जिनके अंदर फॉरेन मटेरियल कंटेन होता है ना, जिनके मतलब अभी हमने पढ़ा सेकेंडरी लाइसोसोम्स में जब एंजाइम्स एक्टिव कब होते हैं, जब उनके पास ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए जो उनको डाइजेस्ट करना हो, उसके कॉन्टेक्ट में आ जाए तो वो एक्टिव हो जाता है ना। तो वो सेकेंडरी लाइसोसोम्स के पास एक तरह से फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है, या तो वो सेकेंडरी लाइसोसोम्स के थ्रू डाइजेस्ट करते हैं, तो ऑटोफेजिक वेसिकल के थ्रू इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स को वो डाइजेस्ट करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है फैगोसाइटोसिस। ये एक प्रोसेस है जहाँ पे फॉरेन मटेरियल यानी कि मान लो कोई फूड का मॉलिक्यूल है और वो कांटेक्ट में आ रहा है सेल के, ठीक है, तो वो फूड का मॉलिक्यूल एक तरह से फॉरेन मटेरियल ही हुआ ना। तो जब वो फॉरेन मटेरियल है, ठीक है, या फिर वो फूड का मॉलिक्यूल है वो अंदर आ रहा है, कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है, तो वो एनगल्फ करता है यानी कि खा लेता है लाइसोसोम्स उसको, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस, यानी कि फॉरेन मटेरियल्स को अंदर लाना, ठीक है, जिनके अंदर कुछ डाइजेस्टिव मटेरियल है, वो वैसे प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। एग्जाम्पल भी उसका यहाँ पे दिया है कि भाई जब फूड वैक्यूल होता है ना, अमीबा तो हमने सबने सुना है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, या फिर मैक्रोफेजेस भी होते हैं हमारे ह्यूमन ब्लड के अंदर, तो ये इनके पास फूड वैक्यूल होता है। वैक्यूल मतलब एक तरह से स्टोरेज, ठीक है, स्टोर करता है चीज़ों को, तो उनके पास एक फूड वैक्यूल होता है। फूड वैक्यूल मतलब वो वैक्यूल जो फूड को स्टोर कर रहा है। तो फूड वैक्यूल इन अमीबा, ठीक है, या फिर मैक्रोफेजेस इन ह्यूमन ब्लड, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये एनगल्फ करते हैं जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं ना, डिस्ट्रॉय करते हैं, ये इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं हार्मफुल माइक्रोब्स जो कि बॉडी के अंदर एंटर हो रहे होते हैं। तो वो हमारी बॉडी के लिए वो माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं ना, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ फैगोसाइटोसिस। तो ये हमारा पूरा था इंटरसेलुलर डाइजेशन के बारे में, ठीक है, जहाँ पे हमने पढ़ा ऑटोफेजिक वेसिकल या फिर सेकेंडरी लाइसोसोम जिनके पास फॉरेन मटेरियल होता है उनके थ्रू ये इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है, ठीक है। फैगोसाइटोसिस का यहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ है, उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो ये हमारा इंटरसेलुलर डाइजेशन हो गया। अब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स आउटसाइड द सेल। एग्जाम्पल एक्रोसोम, अ सैप लाइक स्ट्रक्चर इन ह्यूमन स्पर्म, इज अ मॉडिफाइड लाइसोसोम्स विच कंटेन various enzymes like hyaluronidase.
These enzymes bring about fertilization by dissolving protective layers of ovum. During metamorphosis process found in many organisms, lysosomal enzymes help in reusing the tissue of redundant organs. They also help in destruction of malignant cells. Example, T lymphocytes. एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया है कि भाई जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं ना वो रिलीज होते हैं आउटसाइड द सेल, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्रोसोम का एग्जांपल लिया है। एक्रोसोम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के दौरान यानी कि जब लाइसोसोम्स एंजाइम जो होते हैं वो रिलीज हो रहे हैं सेल के अंदर, तो उसमें एग्जाम्पल दिए कि जो एक्रोसोम है वो एक सेपलेक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ह्यूमन स्पर्म में एक सेपलेक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं। ये एक्रोसोम एक मॉडिफाइड लाइसोसोम है, ठीक है, जिसके पास वेरियस एंजाइम्स होते हैं जैसे कि हाइल्यूरोनिडेस। ये जो एंजाइम्स होते हैं ना ये फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, ठीक है। कैसे, जो ओवम जो होता है ना फीमेल गैमेट में जो ओवम होता है उसके पास प्रोटेक्टिव लेयर होती है, तो उसको ये लोग डिसॉल्व कराना चालू कर देते हैं और फिर ये स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन कराना चालू कर देते हैं, तो ये एंजाइम्स उसमें काम आता है। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस, जो कि हम चैप्टर 7 सेल डिवीजन में पढ़ने वाले ये प्रोसेस के बारे में, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के बारे में, ठीक है। ये जो है ना ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है ये वाला प्रोसेस। और लाइसोसोम एंजाइम जो होते हैं वो हेल्प करते हैं रीयूजिंग द टिश्यू, ठीक है। जो टिश्यू होता है ना हमारी बॉडी में, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। तो टिश्यू को रीयूज करने का काम लाइसोसोमल एंजाइम्स का होता है, ठीक है, रिडंडेंट ऑर्गन्स में। और ये जो मेलिगेंट सेल्स होते हैं ना इसका डिस्ट्रक्शन करने में भी ये एंजाइम्स बहुत काम में आते हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है मेलिगेंट सेल में, जैसे कि टी लिम्फोसाइट जो होते हैं ना वो वाले सेल, इसका डिस्ट्रक्शन करते हैं कौन, लाइसोसोमल एंजाइम्स। अब हम आते हैं अपने वैक्यूल्स के ऊपर। वैक्यूल जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड सैक की तरह होते हैं। सैक यानी कि एक तरह से बैग, ठीक है, स्टोरेज जो करते हैं। वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स प्रोमिनेंटली फाउंड इन प्लांट सेल, ठीक है। वैक्यूल सबसे ज़्यादा हम प्लांट सेल में दिखाई जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 से 3 होते हैं और बहुत बड़े बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, ठीक है। और एनिमल सेल में क्या होते हैं, फ्यू इन नंबर होते भी है ना तो बहुत कम होते हैं और स्मॉलर इन साइज होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लांट सेल में 2 से 3 परमानेंट वैक्यूल्स होते हैं। और जो लार्ज प्लांट सेल होते हैं ना उसमें सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है जो कम से कम 90% ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करता है टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल का, ठीक है। 90% स्पेस ऑक्यूपाई करता है। वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन है ना वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। वैक्यूल्स के पास जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं, जो सिलेक्ट करती है कुछ ही सब्सटेंस को और उसी को अंदर आने देती है, बाकी किसी को अंदर आने नहीं देती है, ठीक है। जो ज़रूरी होते हैं, जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस उसको लगते हैं वही मेम्ब्रेन अंदर अलाउ करती है आने के लिए, वरना मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करती है, तो उसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ना इसको हम टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आई रिपीट, जो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वैक्यूल की होती है ना उसको हम टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन है ना ये मेम्ब्रेन हमको हेल्प करती है किसमें, मेंटेन करती है कंपोजिशन ऑफ वैक्यूलर फ्लूइड, यानी कि वैक्यूलर फ्लूइड मतलब जो वैक्यूल्स के अंदर फ्लूइड होता है ना वो वैक्यूल के अंदर फ्लूइड को हम वैक्यूलर फ्लूइड कहते हैं, उसका कंपोजिशन ये मेंटेन करती है, ठीक है। और डिफरेंट, ये अपने आप को डिफरेंट रखती है। अगर ये मेम्ब्रेन नहीं होती ना टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दोनों एक ही है वैक्यूल की मेम्ब्रेन ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और उसी का दूसरा नाम हमने टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन बोला है, ठीक है। तो ये जो टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन है अगर ये नहीं होती तो कहीं ना कहीं साइटोसोल से वैक्यूल अपने आप को डिफरेंट नहीं रख पाता, तो ये मेम्ब्रेन डिफरेंट करती है अपने वैक्यूल को साइटोसोल से। साइटोसोल यानी कि साइटोप्लाज्म एक तरह से। सेल सेप जो होता है सेंट्रल वैक्यूल का वो एक स्टोर हाउस होता है, किसका, वेरियस आयंस का, ठीक है। अभी सेल सेप का मतलब क्या होता है, सेल सेप इज अ फ्लूइड फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल, ठीक है। प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है ना उसके अंदर एक फ्लूइड फाउंड होता है, उसको हम सेल सेप कहते हैं। ये मेनली कंपोज होता है वाटर का, शुगर का, सॉल्ट और एमिनो एसिड के, ठीक है। तो ये मेनली उसका कंपोज होता है। तो ये जो सेल सेप है ना सेंट्रल वैक्यूल का ये एक तरह से स्टोर हाउस होता है। स्टोर हाउस यानी कि किसको स्टोर कर रहा है, ये वेरियस आयंस को स्टोर कर रहा है। तो थस इट इज अ हाइपोटोनिक टू दी साइटोसोल। साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्म, तो थस इट इज हाइपोटोनिक टू साइटोसोल। सर्टेन प्लांट्स में कुछ स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। वो स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं सीड्स के अंदर, जो सीड होता है ना वो उसके अंदर स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टोर करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स को, जैसे कि प्रोटीन हो गया, ठीक है। और भी वैक्यूल स्टोर करते हैं जैसे कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया या फिर ऐसे कंपाउंड हो गए जो प्लांट या एनिमल के लिए हार्मफुल होता है, तो वो भी वैक्यूल स्टोर करता है, क्योंकि ये ऐसे कंपाउंड्स को स्टोर करता है जो कि हार्मफुल है प्लांट के लिए। प्लस जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो वैक्यूल स्टोर करता है, तो उससे क्या कर रहा है ना वैक्यूल एक तरह से मदद कर रहा है प्लांट
को प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके बाद अट्रैक्टिव कलर जो पेटल्स के अंदर आते हैं, हमने फ्लावर को देखा है तो फ्लावर के अंदर जो पेटल्स होते हैं उनके अलग अलग रंग होते हैं, है ना। तो वो अट्रैक्टिव कलर कहाँ से आते हैं, क्योंकि ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ सच पिगमेंट्स इन दी वैक्यूल्स। वैक्यूल जो होते हैं ना वो मेंटेन करते हैं टर्जिडिटी ऑफ द सेल। टर्जिडिटी मतलब जो एक ऐसी कंडीशन, स्वॉलन कंडीशन जिसको हम कहते हैं ना प्लांट सेल का, जब वाटर की एंट्री होती है प्लांट सेल में और फिर वो स्वॉल होना चालू हो जाता है तो उसको टर्जिडिटी कहते हैं। तो वैक्यूल्स जो है वो टर्जिडिटी मेंटेन करता है सेल की। और जो इनटेक होता है ना फूड का, अब इनटेक ऑफ फूड बोलो या फिर फॉरेन पार्टिकल बोलो, ठीक है, दोनों एक ही है। तो इनटेक ऑफ फूड जो होता है वो किसके थ्रू होता है, फैगोसाइटोसिस, जो अभी हमने पिछले कंसेप्ट में पढ़ा था जो लाइसोसोम्स था, ठीक है, उसमें हमने फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस पढ़ा था। तो मतलब इनटेक ऑफ फूड या फिर फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, उसको हम फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस बोल देते हैं। तो इनटेक ऑफ फूड बाय फैगोसाइटोसिस इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल। तो उसकी वजह से एक वैक्यूल और एक तरह का वैक्यूल बन जाता है, वो है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल कौन सा है, जो वैक्यूल फूड को स्टोर करता है। उसके बाद जो फ्रेश वाटर होता है ना, फ्रेश वाटर जो पॉन्ड में हो गया, लेक में हो गया, जो भी उसमें फ्रेश वाटर आता रहता है, तो फ्रेश वाटर में कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हमको देखते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद एक पैरामोशियम हो गया, ठीक है, पैरामोशियम वाला जो सैंडल वाला शेप का कुछ ऐसा था ना ऑर्गेनिज्म जो हमने 10th में पढ़ा था, वो वाला। तो फ्रेश वाटर में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं, जैसे कि पैरामोशियम हो गया। और वो जो प्रोसेस होता है ना पैरामोशियम में, जैसे कि एक्सक्रीशन वाला प्रोसेस हो गया या फिर ओस्मो रेगुलेशन वाला प्रोसेस हो गया। ओस्मो रेगुलेशन मतलब क्या होता है, वाटर और सॉल्ट के बीच में बैलेंस को मेंटेन करने का काम, उस प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब मेंटेनिंग अ कांस्टेंट वाटर एंड सॉल्ट, दैट इज ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रीशन मतलब हम सबको पता है रिमूविंग नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट अदर हार्मफुल सब्सटेंस। तो वो वेस्ट जो होता है वो रिमूव हो जाता है, उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो पैरामोशियम में प्रोसेस जैसे कि एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो टेक प्लेस होते हैं, किसकी वजह से, थ्रू कॉन्ट्रैक्टल वैक्यूल्स की वजह से। यानी कि ऐसे प्रोसेस जो होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्टल वैक्यूल्स के थ्रू हो जाते हैं। तो अभी हमने वैक्यूल्स के बारे में इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है, कैसे कैसे वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स क्या क्या चीज़ें स्टोर करते हैं। अब ये सब चीज़ें हम एक बार टेक्स्ट बुक की लाइन से पढ़ते हैं। Vacuoles are membrane-bound sacs prominently found in plant cell. In animal cell, whenever present, they are in few number and smaller in size. Generally, there are 2 or 3 permanent vacuoles in a plant cell. अभी हमने जो वैक्यूल्स की डेफिनेशन पढ़ी कि वही मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स होते हैं, उसको हम वैक्यूल्स कहते हैं। ये प्लांट सेल में प्रोमिनेंटली फाउंड होता है। एनिमल सेल में अगर होता है तो फ्यू इन नंबर है और स्मॉलर इन साइज है, ठीक है। जनरली 2 या 3 परमानेंट वैक्यूल्स तो होते ही है प्लांट सेल में। तो ये चीज़ इधर हमने लिखी हुई है और हमने नोट्स में भी पढ़ लिया। इन सम लार्ज प्लांट सेल अ सिंगल लार्ज वैक्यूल ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल, इट इज कॉल्ड द सेंट्रल वैक्यूल। In such cells, vacuole can occupy as much as 90% of the total volume of the cell. अभी हमें पढ़ा कि कुछ लार्ज प्लांट सेल होते हैं, उनमें एक सिंगल वैक्यूल ही कम से कम 90% ऑफ टोटल वॉल्यूम सेल का ऑक्यूपाई कर देता है। और जो वैक्यूल प्लांट सेल का यानी कि जो सेल का सेंट्रल पार्ट को ऑक्यूपाई कर देता है, यानी कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल को ऑक्यूपाई कर देता है ना, मेन सेंटर को वैक्यूल, तो उसको हम सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ ली। उसके बाद द वैक्यूल्स आर बाउंड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कंपोजिशन ऑफ वैक्यूलर फ्लूइड, द सेल सैप, डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द साइटोसोल। कंपोजिशन ऑफ अ सेल सैप डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल। द सेल सैप ऑफ अ सेंट्रल वैक्यूल इज अ स्टोर ऑफ various ions and thus it is hypertonic to the cytosol. Small vacuoles in seeds of certain plants store organic material like protein. In vacuoles, along with the excretory product, other compounds are stored that are harmful or unpalatable to the herbivorous, thereby protecting the plants. Attractive colors of the petals are due to the storage of such pigments in the vacuoles. अभी जो वैक्यूल होते हैं इनके पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन कहते हैं, ये हमने पढ़ा। दूसरी लाइन क्या है कि जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन होती है, हेल्प करती है कंपोजिशन ऑफ द वैक्यूलर फ्लूइड। कंपोजिशन जो है वैक्यूलर फ्लूइड का उसको मेंटेन करने का काम टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन का है, ठीक है। और जो सेल सैप का है, ठीक है, जो सेल सैप यानी कि क्या होता है, वो फ्लूइड जो प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। और उसके बाद और किस में मदद करता है टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन, साइटोसोल से वैक्यूल को डिफरेंट रखने वाला काम भी टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन कहता है। साइटोसोल यानी कि साइटोप्लाज्म। ये जो सेल सैप होता है सेंट्रल वैक्यूल का, सेंट्रल वैक्यूल मतलब जो वैक्यूल सेंटर को ऑक्यूपाई कर देता है एक सेल के अंदर, उसको हम सेंट्रल वैक्यूल कह देते हैं। सिंपल सी बात है। अब जो सेल सैप है ना सेंट्रल वैक्यूल का, ये स्टोर हाउस होता है बहुत सारे आयंस का और थस इट इज हाइपोटोनिक टू दी साइटोसोल। ये हमने अभी पढ़ा था नोट्स में, ठीक है। स्मॉल वैक्यूल
जो सीड्स के अंदर होते हैं, मतलब सर्टेन प्लांट्स में जो सीड्स होते हैं उसके अंदर स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स को स्टोर करते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, ये भी हमने पढ़ा था। उसके बाद वैक्यूल्स और क्या क्या स्टोर करता है, कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया या फिर ऐसे कुछ कंपाउंड्स हो गए जो हार्मफुल है या अनपैलेटेबल है हर्बीवोरस को, तो एक तरह से प्रोटेक्ट करता है प्लांट को, ठीक है। फिर अट्रैक्टिव कलर जो होते हैं फ्लावर के, तो फ्लावर के पास हमने पेटल जो होते हैं ना वो अलग अलग रंग के होते हैं, तो वो क्यों होते हैं, ड्यू टू दी पिगमेंट्स स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। ऐसे कुछ पिगमेंट्स स्टोर होते हैं वैक्यूल्स के अंदर जो अट्रैक्टिव कलर देते हैं पेटल्स को। तो वैक्यूल्स इतनी सारी चीज़ें स्टोर करता है। उसके बाद इनटेक ऑफ फूड और फॉरेन पार्टिकल बाय फैगोसाइटोसिस इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल इन फ्रेश वाटर। यूनिसेलुलर फॉर्म्स लाइक पैरामोशियम एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन टेक प्लेस थ्रू कॉन्ट्रेक्टल वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ द सेल। तो अभी हमने देखा कि जो इनटेक ऑफ फूड है या फिर फॉरेन पार्टिकल है वो फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस की मदद से फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। फ्रेश वाटर में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि पैरामोशियम वो फॉर्म होता है और उसके अंदर जो प्रोसेस होते हैं ना, जैसे कि एक्सक्रीशन हो गया या फिर ऑस्मो रेगुलेशन हो गया, वो टेक प्लेस किसकी मदद से वो होता है, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रेक्टल वैक्यूल्स। और वैक्यूल्स का लास्ट फंक्शन हो गया कि वो मेंटेन करते हैं टर्जिडिटी ऑफ द सेल। अब हमारा यहाँ पे वैक्यूल्स का जो टॉपिक था वो ख़त्म होता है और अब हम आते हैं ग्लाइऑक्सीजोम्स के ऊपर। ये जो डायग्राम्स है ना, ग्लाइऑक्सीजोम के डायग्राम, लाइजोजोम्स के डायग्राम, ये जितने भी डायग्राम्स है ना उसका मैंने एक अलग से लेक्चर बनाना है। और उसके बाद ये जो डिफरेंस बिटवीन है ना जो साइंस में बहुत ज़्यादा आता है उसका भी हम एक अलग से लेक्चर इस चैप्टर के ऊपर बनाएंगे। अभी हम पढ़ते हैं ग्लाइऑक्सीजोम्स के बारे में। ग्लाइऑक्सीजोम बहुत छोटा सा टॉपिक है, प्लस ये छोटे भी होते हैं, लेकिन तब भी ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इनके पास होते हैं, मतलब ये खुद एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ठीक है। ये कंटेन करता है ऐसे एंजाइम्स को जो कि कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड से शुगर तक, ठीक है। फैटी एसिड टू शुगर कौन कन्वर्ट करता है, ये एंजाइम किसके अंदर होता है, ग्लाइऑक्सीजोम्स के अंदर होता है। तो ग्लाइऑक्सीजोम कहाँ पाए जाते हैं, ग्लाइऑक्सीजोम जो होते हैं जर्मेटिक सीड्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। वहाँ पे सेल जो यूटिलाइज करता है स्टोर्ड फैट्स को। ये जो सेल है ना हमारा पहले से ही फैट जो होता है ना वो स्टोर करता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, और उसके बाद उस चीज़ को कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर देता है एज अ सोर्स ऑफ शुगर, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लाइऑक्सीजोम जो होते हैं जर्मेटिक सीड्स के अंदर पाए जाते हैं, जहाँ पे सेल जो है यूटिलाइज करता है स्टोर्ड फैट्स को एज अ सोर्स ऑफ शुगर बाय रिवर्स ग्लाइकोलिसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ग्लूकोज का जो 6 कार्बन होता है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू 3 कार्बन ऑफ पायरुवेट, ठीक है। वो हमने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा था ना 10th स्टैंडर्ड में, वहाँ पे ग्लूकोज से पायरुवेट हो रहा होता है। तो वही ग्लूकोज जो 6 कार्बन है और वो ब्रेक डाउन हो रहा है मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट इन 3 कार्बन, ठीक है, ईच। तो ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे सेल जो है यूटिलाइज कर रहा है स्टोर्ड फैट्स को एज अ सोर्स ऑफ शुगर बाय रिवर्स ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, टिल इट स्टार्ट फोटोसिंथेसिस बाय इट्स ओन। यहाँ पे हमारा ग्लाइऑक्सीजोम्स का टॉपिक खत्म होता है और अब इस चीज़ को हम अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं। Glioxysomes. These membrane-bound organelles contain enzymes that convert fatty acids to the sugar. They can be observed in cells of germinating seeds, where the cell utilizes stored fats as a source of sugar by reverse glycolysis till it starts photosynthesizing by its own. अभी हमने पढ़ा कि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। ये ऐसे एंजाइम्स के कंटेन करते हैं जहाँ पे वो एंजाइम कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड से शुगर तक, और ये ऐसे सेल्स में ऑब्जर्व किए जाते हैं। जर्मिनेटिंग सीड्स के सेल में ज़्यादा ऑब्जर्व किए जाते हैं, वह जहाँ पे सेल जो है यूटिलाइज कर रहा है स्टोर्ड फैट्स को एज अ सोर्स ऑफ शुगर बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ग्लाइकोलिसिस, जहाँ पे वो फोटोसिंथेसिस तब तक चालू नहीं कर देता, उससे पहले वो रिवर्स ग्लाइकोलिसिस करते हैं और फिर जो फैट्स होते हैं उसे एज अ सोर्स ऑफ शुगर यूटिलाइज करते हैं। अभी हमने पढ़ा रिवर्स ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस मतलब क्या होता है, जहाँ पे ग्लूकोज का 6 कार्बन ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट के 3 कार्बन में, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ग्लाइऑक्सीजोम्स। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और राइबोसोम्स के बारे में। तो अभी हमने इन 3 चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ा, जो कि है लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स और ग्लाइऑक्सीजोम्स। और जो नोट्स मैंने अभी बनाए थे जो हमने देखे ये रहे उसके फ़ोटोज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।